बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 दिसंबर और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने हॉलैंड से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हॉलैंड चैप्टर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने 13 दिसंबर को एक एहतजाज करने जा रहे हैं। अगर आप हॉलैंड में या इसके गिरदोनवाब में मौजूद हैं तो स्क्रीन पर आपको एड्रेस और तमाम तफसीलात दिखा रहे हैं। आप ज़रूर हॉलैंड के इस मुजाहरे में पहुँचें और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने जो 26 नवंबर को पाकिस्तान में हुआ उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। अब आते हैं आज की दूसरी खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर आपके सामने हम रखेंगे पाकिस्तान से, वो 26 मई के हवाले से जो मुकदमात हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक क्या कर रही है, थोड़ी सी तफसीलात आपको बता दें कि एक तो अब खासी ज़्यादा अरक्रेज़ी के बाद एक लिस्ट सामने आ रही है जो 200 लोगों के करीब है। आपको हम नंबर चेंज होता रहता है, उसकी वजूहत ये हैं कि इन्होंने लोगों को कुछ मुकदमात के अंदर नामजद किया है। कई दफ़ा आप उन्हें मिसिंग समझते हैं तो बाद में किसी मुकदमे में उनकी पेशी डाली हुई है या उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ है, या आप किसी को मुकदमे में समझते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो नाम वो नहीं कोई और है। ये जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है, नाम और वल्दियत आगे पीछे की हुई है और बहुत सारा काम किया हुआ है कि लोग जो हैं वो पता ना चला सकें। लेकिन जैसे मैंने आपको कल कहा कि एक थेरी जो सामने रखी गई थी कि अचानक दहशतगर्दों के जो हलाक होने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। अचानक दहशतगर्दों की डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा टीवी पर भी दिखाई जा रही हैं और पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं, उनके कपड़े, उनके बाल, उनके हुलिये मुख्तलिफ हैं। तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। और अब जो नंबर सामने आ रहे हैं, जैसा पहले हमने आपको 143 का नंबर दिया था, फिर एक और सोर्स से 113 का नंबर, आज गौहर खान साहब ने 200 का नंबर बताया है कि 200 के करीब लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। इस पर मज़ीद काम हो रहा है। हमारी एक वॉलंटियर्स की टीम, जिनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो वकला के साथ ग्राउंड के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उनका काम कलीदी होगा और मेरे ख्याल में उन्हें और एग्रेसिवली हुकूमती तौर पर इस पर काम करना चाहिए। जिस मुस्तैदी से हम इस पर काम कर सकते हैं, शायद उतनी मुस्तैदी से अभी तक हम ना कर पाए। एज अ तहरीक इंसाफ मैं अपने आप को भी उसमें रखता हूँ। हमें इन नंबर्स को वाज़े तौर पर सामने लाना चाहिए और फौरी तौर पर हेबियस की पिटिशन्स में भी जाना चाहिए। उस पर आज सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि कानूनी जो लवाजमात हैं वो पूरे करना बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए उस पर काम कर रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल बजा है। तमाम चीज़ें अगर कानूनी तौर पर पूरी करके जाएंगे तो अदालत में आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना है कि आज तकरीबन तकरीबन 14-15 दिन होने वाले हैं इस सारे इंसिडेंट को। तो इसलिए हमें जितनी जल्दी हो अदालतों के अंदर ये पटिशन्स लेके जानी चाहिए। उसके साथ साथ FIRs करवाने के लिए भी जो हमारा सारे का सारा काम है वो भी थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है, उसके ऊपर भी हमें भरपूर किस्म का रिस्पांस जो है वो चाहिए और देना चाहिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान आखिरकार नंबर 1 बन गया। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 तो नहीं, नंबर 1 होगा नहीं। यहाँ भी हम नंबर 1 ही बने हैं। हमारी किस्मत में नंबर 1 बनना है नहीं, हम नंबर 1 ही बनते हैं। लेकिन हम कौम को हमेशा यही बताते रहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, असल में हम नंबर 1 होते हैं। अब आप सोचते होंगे किस चीज़ में हम नंबर 1 बन गए। कहीं हमारी बाजी चाइना गई थी, वहाँ तो उन्होंने जाके कोई ऐसा कारनामा नहीं अंजाम दे दिया। वो आपको बताते हैं वहाँ क्या हुआ है। वहाँ से भी खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर नंबर 1 करार पा रहा है। पाकिस्तान 198 नंबर पर आ गया है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, पाकिस्तान 198 नंबर पर अब खड़ा है और ये दुनिया के 198 मुल्कों की ही लिस्ट बनी थी। इसमें और माजरत के साथ आगे कोई मुल्क था नहीं, अनलेस कि कोई नया मुल्क आज़ाद हो, नया मुल्क बने, फिर वो 199 नंबर पर जाए और उसकी कारकर्दगी हमसे भी बुरी हो तो फिर शायद वो नंबर 1 बन जाए। लेकिन इस वक्त हम नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। 198 मुल्कों में से हम 198वीं पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। मीन सबसे ज़्यादा पस्ती पर हम इस टाइम खड़े हैं। और वो पस्ती है किस चीज़ में?
इंटरनेट की स्पीड में। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड अब दुनिया में सबसे स्लोएस्ट करार पाई है। हम नहीं कह रहे, अब ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जो फोरम्स हैं वो अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ जहन में रखिए कि सीरिया जैसे मुल्क, फ़लस्तीन जैसे इलाके, मुल्क जहाँ पर इस वक्त जंग लगी हुई है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दगरगू हैं, वहाँ पर भी इंटरनेट की स्पीड हमसे बेहतर है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त 198 नंबर पर है। इसका क्रेडिट पता नहीं किसको देना, लेकिन एक शख्सियत को तो ज़रूर जाएगा, वो हैं पीटीए के चेयरमैन हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब। जी हाँ, हफीज़ुर रहमान साहब किसी ज़माने में हमारे ट्विटर की बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया करते थे, मेरे ट्विटर की। एक दफ़ा तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में ट्वीट किया और हफीज़ुर रहमान साहब के पता नहीं कॉन्टेक्ट्स किस तरीके से हैं कि मुझे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेन आई ट्विटर को कि ये शहबाज गिल साहब का जो ट्वीट है ये हमारी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है, इसको बंद करवाया जाए। तो वो ट्वीट जो था वो पंजाब पुलिस और पीटीए की करतूतों के बारे में था। मैं सर धुनता रहा पकड़ के कि इसमें इंडोनेशिया का क्या लेने देना है। बहरहाल ये मुझे नहीं पता कि भाई हफीज़ुर रहमान ने वो कैसे मैनेज किया था। उसके बाद फिर हमने उनकी यहाँ से मौसर ठुकाई शुरू की। अब चिरागों में रोशनी नहीं रही। अब कभी भी हमारे ट्विटर की कोई कंप्लेन जो है वो भाई हफीज़ुर रहमान ने नहीं की। हम कह इसलिए रहे हैं कि आप ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मौका दीजिए कि हम यहाँ से आपको उसका भरपूर जवाब दे सकें। आगे चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि इसका जो क्रेडिट है वो भाई हफीज़ुर रहमान को, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब को ही जाता है, क्योंकि पीटीए के चेयरमैन वो हैं। ऊपर तो फिर बड़े निज़ामुद्दीन साहब को जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनेट हो या पाकिस्तान के और मामलात हों, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स चला रहे हैं। शहबाज शरीफ बेचारा तो कल आपको बताया था कि ऊंची कुर्सी पर बैठने के शौक़ में अपनी ही कुर्सी के अंदर माइक्रोफोन्स लगवा बैठा और उनको लगा कि मुझे थोड़ा सा कुर्सी ऊंची कर दें ताकि मेरा रूब दबदबा बने। क्या मामला है, पिछला वीलॉग सुनिएगा, उसमें हमने तफसीली वो स्टोरी कवर की थी कि कैसे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कुर्सियों के अंदर से माइक्रोफोन निकले हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो इंटरनेट में तो हमने जो बाकमाल काम किए हैं वो किए हैं, लेकिन वहाँ से याद आया कि किसी ज़माने में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के ऊपर बाजी ने अवाम के पैसे के से पाकिस्तान के इश्तहारात दिए थे। इश्तहारात भी उस प्रोग्राम के दिए थे जो इमरान खान ने शुरू किया था। याद कीजिए कि जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने एक रूडा जो रिवर रावी के करीब एक नया शहर और फिर वॉल्टन के करीब एक नया जो है बिज़नेस सेंटर बनाने की पूरी पहले प्लानिंग की, फिर एग्जीक्यूशन की। मतलब वो मुकम्मल हो गया था प्रोजेक्ट, उसके बल्कि प्लॉट्स सेल भी हो गए थे, वहाँ पर अब डेवलपमेंट शुरू हुई होगी। ये इमरान खान के ज़माने में ही हो गया था, लेकिन बाजी ने अपना बूथा शरीफ लगा के, बूथा पंजाबी में मुंह को कहते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहरहाल अपना मुंह शरीफ लगा के, और अब तो जो नजम सेठी साहब है उन्होंने उन्हें बोटॉक्स वाला मुंह कह दिया है। मीन उन्होंने कहा कि बिलावल का मुंह जो है वो बोटॉक्स के बगैर है और मरियम नवाज साहबा का मुंह जो है वो बोटॉक्स वाला है। ये मैं नहीं, नजम सेठी साहब ने इस्तारे के तौर पर कहा था। और अब वो वाली शक्ल लगा के उन्होंने टाइम स्क्वायर पर लोगों के पैसों से अपनी जो तरवीज वहाँ पर करवाई थी। अब बताइए कि इस पर तस्वीर किसकी लगानी है? ये क्या मिलिट्री जनरल्स की लगेगी या बाजी मरियम की लगेगी या शहबाज शरीफ की लगेगी? किसकी लगानी है? ये जो 198 नंबर पर हम आ गए हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड पर, ये भी हमें बता दीजिएगा कि यहाँ शक्ल किसकी लगनी है, किसको सताइश करनी है और किसकी वाह करनी है। अगली खबर आपको इसी सिलसिले में रखेंगे। वाह की जो अगली खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने पिछले चंद दिनों से, जैसे पहले पिछले साल आपने SIFC की कहानियाँ सुनी कि $100 अरब आ जाना है, $25 अरब सऊदी अरेबिया से, 25 कतर से, 25 जो है वो आएंगे कुवैत से, 25 UAE से, और आया फिर धेलाना। तो वो जो $100 अरब की कहानियाँ थी और आपको सारे प्रोमिसेस थे झूठे, वो तो हवा हो गए। अब आपके सामने एक नया कारनामा आजकल किया जा रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं नदीम हक साहब का कि उन्होंने इसकी जो कच्चा चट्टा है वो सिर्फ एक तस्वीर में खोल के आपके सामने रख दिया है। आजकल आप बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिकॉर्ड बन गए। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने बस तमाम रिकॉर्ड क्या बादल फाड़ के ऊपर निकल गई है, और ऐसे बताया जाता है कि देखिए कौम का कॉन्फिडेंस कितना आ गया सरमायादार का पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। दूसरी तरफ हालात जो हैं वो ज़बू हाली का शिकार है। तो अब भी सोचते होंगे कि ये क्या होता है। मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में, लेमैन टर्म में तो बता दिया था
कि ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेचारी बहुत छोटी सी है, छोटी सी मनूवरिंग चंद बिजनेसमैनों से मिलिट्री जनरल्स करवाते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज बेचारी इतनी गर्म हो जाती है, तत्ती हो जाती है, इतनी ऊपर निकल जाती है कि बाद में कंट्रोल नहीं हो पाती। परसेंटेज वाइज वैसे तो उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, लेकिन परसेंटेज वाइज वो ऐसे ऊपर चली जाती है, 200-300-400 मिलियन डॉलर किसी एक दिन में ये डाल दें तो मामलात उस तरफ को निकल जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के कि लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो वो पाकिस्तान ही है। एलॉन मस्क का रॉकेट क्या ऊपर जाएगा जिस स्पीड से हमारी फिर स्टॉक एक्सचेंज जाती है। लेकिन अब नदीम हक साहब ने पूरा ही कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ये आपके सामने पिक्चर रखते हैं, ये ज़रा गौर कीजिए। 2017 बड़े वाला जार है। 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कुल हुजम था, जो पूरा पैसा उसके अंदर लगा हुआ था, वो तकरीबन 96 बिलियन डॉलर था। जी हाँ, 96 बिलियन डॉलर उसका पूरा हुजम था, जिसके अंदर सरमायाकारी हो रही थी, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ये थी। अब 2024 में जब आपको ये बताया जा रहा है ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, और आपको मिलिट्री जनरल्स बता रहे हैं, ये उनका बयानिया है, वो आपको बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज फाड़ के निकल गई आसमान ऊपर। आप ज़रा असल करतूत देखिए कि झूठ कितना बोला जाता है आपके साथ। अब 2024 में जो कुल हुजम है वो सिर्फ 45 बिलियन डॉलर का है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, सिर्फ 45 बिलियन, चले 46 कर लीजिए, 45.7 है, तो अब 46 बिलियन डॉलर कर लीजिए, फिर भी ये रफली जो है ये 50% से भी ज़्यादा डिक्लाइन है। जी हाँ, ये 50% का डिक्लाइन हुआ है, 50% कमी हुई है, और वो भी 2017 से लेके अब तक के। आप ये सोचिए कि इस दफ़ा दुनिया की माठी से माठी स्टॉक एक्सचेंज भी कोई होती तो उसमें भी 96 से बढ़ के मामलात जो हैं वो चलें, और कुछ नहीं तो कोई 110 तक ही पहुँचे होते, 115 तक ही पहुँचे होते अगर बहुत कमी के साथ भी ऊपर जाते मामलात। हमारे यहाँ 110 तक क्या पहुँचने थे, 115 तक क्या पहुँचने थे। ये मैं माठी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस में अगर आप हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों को देखें तो वो तो डबल ट्रिपल हो चुकी हैं इतने सालों के अंदर, टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो या टोटल हुजम जो है। लेकिन हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा मार्जिनल बेहतरी भी आती तो चले 110 पर होती, 115 पे होती, लेकिन अब 45 अरब डॉलर की सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। जो नेट इफेक्ट है वो 50% इन्वेस्टमेंट की कमी है। लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो 1 लाख पॉइंट से ऊपर चला गया है, और जब सिर्फ 52,000 पॉइंट्स पर था तो कुल जो बिजनेस हो रहा था वो 96 बिलियन का था। आज 1 लाख से ऊपर निकल गया पॉइंट्स, और बिजनेस सिर्फ 45 बिलियन डॉलर का। चंद सेठ हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। वजूहात भी नदीम हक साहब ने बताई हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। असल मसला वही है जो मैंने आपको बताया है कि एक तो डिफ़िकल्ट कर दिया है कंपनीज़ के लिए लिस्ट करना, ज़्यादा उसकी रेगुलेशन कर दी है, बाबुओं के हाथ, ब्यूरोक्रेसी के हाथ ज़्यादा कंट्रोल है। चंद सेठ जो हैं वो तमाम शेयर्स को कंट्रोल करते हैं, वो पैसा डाल दें तो मामला ऊपर निकल जाता है, वो निकाल लें तो मामला ऊपर चला जाता है। जो टैक्स पॉलिसी है उसके अंदर वॉलेटिलिटी है, तो फिर जो ओवरऑल जो पॉलिसी के इश्यूज़ हैं उस वजह से स्टॉक एक्सचेंज हमारी जो है वो बदतरीन हालात में है। हाँ, क्योंकि चंद कंपनीज जो हैं, चंद सेट्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। मैंने ये आपको उस दिन भी बताया था, और वो थोड़े बहुत पैसे उनको मिलिट्री जर्नल्स कह के उसमें डलवाते हैं, और एकदम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऐसे स्काई रॉकेट जाती है कि आप समझते हैं कि पता नहीं वाकई पाकिस्तान जो है वो खासी इस मामले में तरक्की कर रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे आदिल बाज़ई। जी हाँ, हीरो हैं आज के, पहले भी हम इनको खराज तहसीन पेश कर चुके हैं। आदिल बाज़ई ने बहुत ही उम्दा तरीके से अपना केस लड़ा है। आदिल बाज़ई वो MNA हैं जो कोयटा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से इमरान खान की टिकट पर जीते थे। बाद में बदयांती से उनको नून लीग के अंदर डाल दिया गया। उनका जाली बयानी हल्फी जो है, ज़ाहिर है ISI ने तैयार करवाया, कोयटा से तैयार करवाया, जाली बयान हल्फी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया। आदिल बाज़ई ने कोयटा की एक अदालत से रब्ता किया, सिविल जज को बताया कि इसमें ना ही मेरा शनाख्ती कार्ड दुरुस्त है, ना ही गवाह का शनाख्ती कार्ड दुरुस्त है, ये मेरा बयान हल्फी नहीं है। लेकिन ना ही इलेक्शन कमीशन माना, सिविल अदालत तो मान गई, उन्होंने तो उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना माना, और आदिल बाज़ई को नवाज़ शरीफ की रिक्वेस्ट पर डी-सीट कर दिया। हमने आपको बताया था कि उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है। केस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सदारत में ये बेंच था, जस्टिस अब्बासी थे इसमें और जस्टिस आयशा मलिक थी। उन्होंने आज इनका जो डी-सीट करने का फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो मुअत्तल कर दिया। आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी, वो दोबारा से MNA है,
और अब इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया, उनको भी सुना जाएगा। बड़ा ही क्लियर केस था, वाज़े पता चलता था इसने उड़ना ही उड़ना है। समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब ने इसमें फिर क्यों जलालत खटी है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। एक शख्स आपकी वोट से जीता नहीं, वो क्लेम कर रहा है कि मैं अभी भी पीटीआई हूं, तब भी क्लेम करता रहा। उसका जाली आपने एफिडेविट जमा करवाया, उस एफिडेविट पर फिर नवाज शरीफ से दस्तखत करा के एक रेफरेंस जो है वो स्पीकर के थ्रू भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन को कि इनको डीसीट करें। तो ये सारे का सारा एक आज डिबैकल हुआ है, इनके गले पड़ा है ये एक और हजीमत। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी पड़ती आई है, आइंदा भी ये मामला जो हैं वो पढ़ते रहेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज फौजी अदालतों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी गई। मजाक ज़्यादा था, मामला कम था। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा, जिन्होंने गालिबन पहले इन सब के सब लोगों की फेट को लिखा था, दूसरे लफ्ज़ों में जब जस्टिस एजाजुल एहसन वगैरह मना कर चुके थे कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बाद जस्टिस तारिक मसूद के ज़ुम्मे ये काम लगाया था और फिर उसके इनाम में उनको एडहॉक जज बनाया हुआ है आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने ज़िंदगियां तबाह की थी इन 85 लोगों की जो हैंग हुए हुए हैं, ना उनको सज़ा दी गई है ना उनको रिहा किया गया है। आज जब ये केस चला तो एक तो सबसे पहले तो मिलिट्री की तरफ से, जो फ़ौज है उनकी तरफ से हुकूमत ने कहा कि हम सज़ाएं सुनाना चाहते हैं, ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये इस्तदा रिजेक्ट कर दी और कहा कि अगर आपको सज़ा सुनाने का हम इजाज़त दे दें तो फिर तो आपका मिलिट्री कोर्ट्स का जो आपके ऊपर एक इस्तेहकाक है, या मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं, हम इस बात को मान लेंगे। अब मुझे समझ नहीं आती है जजेस किस मुंह से ये कह रहे हैं। हालांकि जब पिछली दफ़ा इन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन वगैरह का फ़ैसला चेंज किया था तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल कर सकती हैं, फ़ैसला नहीं सुना सकती। तो जब आपने उन्हें ट्रायल करने की इजाज़त दे दी थी तो क्या आपने उनका इस्तेहकाक नहीं मान लिया था? क्या आपने ये बात नहीं मान ली थी? लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ मैंने आपको कहा कि 95% मॉरली हमारा डिके हो चुका है। हमें मोरालिटी तभी याद आती है जब हमारी अपनी ज़ात उसमें होती है, जब किसी और की हो फिर हमें कुछ याद नहीं आता। बदतरीन वो जस्टिस की किलिंग की थी इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जब इन सिविलियंस को ट्रायल करने की इजाज़त मिलिट्री को दे दी थी। बहरहाल आज भी कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। बयान तो बड़े तगड़े हैं लेकिन इनके बयानों पर हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये बयान पहले भी बहुत तगड़े देते हैं, उसके बाद फ़ैसले आते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। देखते हैं अब कि क्या फ़ैसला सुनाया जाता है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन सिविलियंस की जान छुड़वाई जाती है या इनको सज़ाएं दिलवाई जाती हैं। औकात तो इस टाइम किसी इदारे की नहीं रहेगी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के सामने। अब कंट्रोल तो सब कुछ वही करते हैं, मिलिट्री जर्नल्स के कंट्रोल में है सब कुछ, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट को जो कहेंगे वही फ़ैसला आना है। बेंच की फॉर्मेशन जस्टिस अमीनुद्दीन हेड कर रहे हैं, बाकी जजेस भी आपके सामने हैं, तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है। बहरहाल फिर भी देखते हैं कि क्या फ़ैसला किया जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, जिन्होंने ये पिटिशन की थी कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनमें सिविलियंस का जो केस है वो ना सुना जाए और सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को ना सुने, आइनी बेंच ना सुने, पहले 26वीं तरमीम का फुल कोर्ट फ़ैसला कर ले। आज इसको बुरा बनाया है और जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उन्होंने इनको 20,000 रुपये जुर्माना किया है और कहा है कि आप किस तरीके से इस केस को डिले कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट मतलब कह रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और अब केस को डिले कर रहे हैं और ख़ुद नहीं सोच रहे कि पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस केस को इन्होंने नहीं सुना। तब किसकी ज़िंदगी का सवाल था, तब आप कहाँ थे, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, तब इंसानी हकूक़ कहाँ थे, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं देगा। फिर आज अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। वो सिर्फ खाना पूरी की गई, उस समाअत के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। बड़े ही मुख्तसर वक्त के लिए उसकी समाअत की और हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मज़ीद मोहलत देकर उस केस को दोबारा फ़ाइल के अंदर बंद कर दिया गया। यहाँ भी इंसानी हकूक़ हैं, यहाँ भी अरशद की बेवा माँ जो है और अरशद की अपनी बेवाएँ जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं आपके फ़ैसलों का, और उनके बच्चे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी कौम कर रही है। लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आंखें बंद किए हुए बैठी है। खबरें और भी थी, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह सुबह के व्लॉग में आपसे बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।